नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पत्थरबाज ये शब्द आया कहां से और किसके लिए इस्तेमाल होता है? पत्थर चलाने वालों के लिए या एक समुदाय के खिलाफ होता है? दरअसल गोदी मीडिया को एंटी मुस्लिम अभियान चलाने के लिए कई प्रकार के शब्दों की जरूरत होती है। टुकड़े टुकड़े गैंग, आज़ादी गैंग, अर्बन नक्सल, एंटी नेशनल वगैरह वगैरह। उसी तरह से पत्थरबाज भी इसी जरूरत को पूरा करने के लिए लाया गया है। इन सभी के इस्तेमाल के पीछे सोच यही है कि आपके मम्मी पापा, अंकिल मुस्लिम समुदाय से घृणा करते रहें। जब आप उसके बारे में सोचें तो इन शब्दों के सहारे ही सोचें और देखें कि ये लोग आतंकी हैं, ये लोग पत्थरबाज हैं। चेतन सिंह बंदूक लेकर चलती ट्रेन में खोज कर एक समुदाय के 3 लोगों को गोली मार देता है। गोदी मीडिया उसे आतंकवादी नहीं कहता है। असम में बजरंग दल गरीब बच्चों को हथियार के साथ ट्रेनिंग देता है, उसे कोई आतंकवादी कैंप नहीं कहता है। नूह हरियाणा के संदर्भ में फिर से पत्थरबाज का इस्तेमाल हो रहा है। गोदी मीडिया के एंकर उन लोगों को आतंकी भी नहीं कह रहे जो वीडियो में हथियार के साथ देखे जा रहे हैं या गोली चला रहे हैं। आतंकवादी तो छोड़िए, गुंडा का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अपराध के सारे प्रचलित और नए नए शब्द केवल एंटी मुस्लिम वाक्यों में इस्तेमाल हो रहे हैं। दूसरी तरफ एक धर्म के लोग धर्म के नाम पर अपराध कर रहे हैं, मगर उनके लिए किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है, ना नया ना पुराना। आजकल मानसिक रूप से बीमार का इस्तेमाल होने लगा है। यह बीमारी भी इसी राजनीति की देन लगती है। आप इन बातों पर गौर करेंगे तो पता चलेगा कि आपके घरों में मम्मी पापा, दादा दादी भी इन्हीं शब्दों के खेल और इस्तेमाल से सांप्रदायिक बनाए जा चुके हैं। ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर ने हिंसा से संबंधित कई वीडियो को मिलाकर ट्विटर पर एक रिपोर्ट श्रृंखला जारी की है। ट्विटर की भाषा में इसे थ्रेड कहते हैं। यूट्यूब के नियम कायदे हैं, इसलिए हम उन तस्वीरों को, वीडियो को साफ साफ नहीं दिखा सकते और ना उन हथियारों को जिनसे गोली चलाई जा रही है। लेकिन आप उसके ट्विटर पर जाकर देखिए, जुबैर के काफी डरावना मंजर है। हमारा सवाल है कि ऐसे लोगों के लिए गोदी मीडिया के पास क्या शब्द हैं? उस पुलिस के लिए क्या शब्द है जिसके सामने कोई गोली चला रहा है? गोली चलाने वाले के लिए क्या शब्द है? लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप ट्विटर पर जाएं और ऑल्ट न्यूज के जुबैर की टाइमलाइन पर इस थ्रेड को पूरा देखें। मंदिर के भीतर से सफेद कमीज में एक नौजवान गोली चला रहा है। उसके पास दूर तक निशाना साधने वाला आधुनिक हथियार है। जहां पर गोली चल रही है वहीं पर बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद है। पुलिस गोली चलाने वाले को कुछ नहीं कह रही है, रोक भी नहीं रही है। गोली किसे लगी होगी, जांच का विषय है। इनके टी शर्ट पर बजरंग दल सोनीपत लिखा है। जुबैर ने बताया है कि जो व्यक्ति बंदूक चला रहा है वह कथित रूप से अशोक बाबा है। बजरंग दल फरीदाबाद का सदस्य है। इसकी एक तस्वीर हरियाणा के परिवहन मंत्री के साथ भी है। एक अन्य वीडियो में अशोक बाबा मोनू मानेसर के साथ बैठा नजर आ रहा है। यह वीडियो पुराना बताया गया है, यह तो जांच का विषय है, लेकिन जुबैर ने दिखाने का प्रयास किया है कि अशोक बाबा के पास जो हथियार है वही मोनू मानेसर के पास है। अब यह साफ नहीं होता कि दोनों के बीच यही एक हथियार है या दोनों के पास एक समान दिखने वाला अलग अलग हथियार है। तस्वीर में जो हथियार है किसका है, लाइसेंस है या नहीं। यही नहीं, अशोक बाबा की कई तस्वीरें भी जुबैर ने पोस्ट की हैं जिसमें वह फरीदाबाद पुलिस के साथ दिख रहा है। जिस वीडियो में अशोक बाबा कथित रूप से गोली चलाता दिख रहा है उसमें बिट्टू बजरंगी भी दिख रहा है। इसने घटना के एक दिन पहले एक वीडियो जारी किया था जिसकी भाषा हिंसा की धमकियों से भरी हुई है। बिट्टू इस वीडियो में गोली चलाने की बात कर रहा है। जुबैर के ट्विटर हैंडल पर जाकर आप जरूर देखिए। इनके लिए गोदी मीडिया के पास क्या कोई शब्द है? आप उन चैनलों को देख लीजिएगा, क्या वे आतंकवादी या गुंडा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं? याद रखिएगा, इनके लिए रक्षक का इस्तेमाल होता है, भक्षक का नहीं। हमने वीडियो का इस्तेमाल नहीं किया, स्क्रीनशॉट लेकर उसे इस तरह से एडिट किया है ताकि आप अंदाजा लगा सकें और फिर ट्विटर पर जुबैर की टाइमलाइन पर जाकर देख सकें। किसी को भी डर लगना चाहिए कि हम यहां तक कैसे आ गए।
पुलिस की मौजूदगी में कोई गोली चला रहा है, पुलिस रोक नहीं रही है। रेलवे सुरक्षा बल के चेतन सिंह ने तो गोली चला दी। यहां तो वीडियो में पुलिस के जवान खड़े दिखाई दे रहे हैं और वहीं पर कोई अपराधी गोली चला रहा है। क्या यहां खड़ी पुलिस के जवान भी चेतन सिंह बन गए हैं? अपराधी पुलिस में शामिल हो गए हैं या पुलिस अपराध में शामिल है? आप फर्क तो कीजिए। जुबैर ने जिन वीडियो का संकलन किया है, सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट के लिए भी चुनौती हैं। कोर्ट ने भीड़ की हिंसा को रोकने के लिए 2018 में गाइडलाइन बनाई कि हर जिले में एसपी नोडल अफसर होगा और ऐसी भीड़ की खुफिया जानकारी पर नजर रखी जाएगी। लेकिन इन वीडियो में खुफिया जानकारी की जरूरत भी नहीं है, पुलिस के सामने ही तो गोली चलाई जा रही है। क्या यहां खड़े पुलिस के जवानों ने सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अपने एसपी या एसएसपी को इसकी सूचना दी, गोली चलाने वाले को गिरफ्तार किया? सरकार क्या ही एक्शन लेगी आपको पता है। आपको यह भी पता है कि समाज भी आगे आकर इसे गलत नहीं कहता है, क्योंकि अफवाहों के आधार पर मिडिल क्लास ने अपना मत बना लिया है। जाहिर है समाज की सहमति भी होगी ही, अगर नहीं होती तो सरकार इस वीडियो से घबरा जाती, मंत्री का इस्तीफा हो जाता और सबसे पहले एसएसपी का तबादला। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस सभी को सुरक्षा नहीं दे सकती है, लेकिन क्या पुलिस अपनी मौजूदगी में किसी को गोली चलाने दे सकती है? पांचजन्य ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया है। जिस तरह हमने जुबैर के पोस्ट किए हुए वीडियो को नहीं चलाया ना दिखाया, उसी तरह इसे भी नहीं चला रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में हिंदू धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही गई हैं। इसमें यह मरने मारने की बात कर रहा है। पांचजन्य ने दावा किया है कि नूह की हिंसा से पहले यह वीडियो जारी किया गया। हमें फेसबुक पर इस व्यक्ति का एक पेज मिला है, इस पर 1 लाख फॉलोअर हैं। इसके यूट्यूब चैनल पर 80,000 से अधिक फॉलोअर हैं। हिंसा से पहले के एक वीडियो में यह खुलेआम मरने मारने की धमकी दे रहा है। मोनू मानेसर की यात्रा में शामिल होने की बात पर नासिर जुनैद की मौत के केस का उल्लेख दे रहा है। सवाल है कि ये सारे वीडियो जो हिंसा से पहले जारी किए गए हैं, पुलिस ने तभी एक्शन क्यों नहीं लिया? ये कौन है जो गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था? इसे भी और जुबैर के पोस्ट किए हुए वीडियो में गोली चलाने वाले को भी तुरंत गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। तो आप देखेंगे कि केवल भाषा ही नहीं, सत्ता अपनी चुप्पियों और सहमतियों से भी इन तत्वों का समर्थन कर रही है। जुबैर ने जो वीडियो पोस्ट किए हैं उनमें आप एक और चीज देख सकते हैं। इनमें जो भी लड़के नजर आ रहे हैं सभी के सभी साधारण परिवारों के लगते हैं। असम पुलिस ने बुधवार को बजरंग दल के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट है कि दरांग जिले के मंगलदाई में महर्षि विद्या मंदिर स्कूल का वीडियो वायरल हुआ था। दरांग एसपी ने पीटीआई को बताया है कि स्कूल में इस कैंप का आयोजन करने के लिए विजय घोष और गोपाल बोरो गिरफ्तार हुए हैं। कहा है कि अवैध हथियारों की ट्रेनिंग के कैंप में शामिल अन्य आयोजकों को भी गिरफ्तार करेंगे। तो इस तरह से अवैध हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है और इनके लिए आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल तक नहीं किया जाता है। क्यों नहीं होता है? क्या इस तरह के काम के कारण इस संगठन पर प्रतिबंध की बात कोई गोदी मीडिया कर सकेगा? साफ है धर्म के आधार पर यह फर्क बनाया जा रहा है और साधारण घरों के लड़कों को हथियार थमाया जा रहा है। ये दोनों जेल में हैं और बाकी की तलाश चल रही है। राष्ट्रीय बजरंग दल का दावा है कि 4 दिन के कैंप में 350 युवकों को मार्शल आर्ट्स और हथियार चलाने के अलावा कला, राजनीति और अध्यात्म के पाठ पढ़ाए गए। इसकी जरूरत क्या थी? हथियार चलाने की इन्हें ट्रेनिंग क्यों दी जा रही है, वो भी अवैध हथियारों के सहारे? इस तरह की तस्वीरें और खबरें आपको देश के अन्य राज्यों से भी मिल जाएंगी, पुरानी भी। सर्च कर देखिए। धर्म को अगर इतना ही खतरा है तो बीजेपी के मंत्री और सांसदों के बच्चों को यह ट्रेनिंग क्यों नहीं दी जाती है? सांसद क्यों नहीं ट्रेनिंग ले रहे हैं? सांसद क्यों नहीं मांग कर रहे हैं कि अवैध हथियारों से ट्रेनिंग दी जा रही है, ये लोग आतंकवादी हो सकते हैं? मगर बीजेपी हमेशा इस तरह के शिविरों पर चुप नजर आएगी
अमर उजाला में बजरंग दल के प्रवक्ता का बयान छपा है कि ऐसे शिविर पड़ोसी देशों से अवैध अप्रवासियों से खतरों का मुकाबला करने के लिए आयोजित किए जाते हैं। तो क्या सेना और पुलिस नहीं है, वो सक्षम नहीं है? क्या एक दिन ये लोग सेना को भी ट्रेनिंग देंगे? ये हथियार लाइसेंसी हैं या अवैध, यह भी कई बार पता नहीं होता, लेकिन इस केस में पता है कि अवैध हथियार है, क्योंकि एसपी दारांग ने कहा है। इस तरह के शिविर के लिए प्रशासन की अनुमति ली जाती है या नहीं, यह भी साफ नहीं होता है। अखबार में सिर्फ तस्वीरें छाप दी जाती हैं। इसलिए हमने साधारण बच्चों और बीजेपी के नेताओं के बच्चों में फर्क किया है। ये सभी बीजेपी के बड़े नेताओं के बेटे हैं, बेटियां हैं। ये सारी तस्वीरें ट्विटर पर हैं, जिन्हें इनके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से लेकर अन्य मंत्री और सांसद पिताओं ने ही डाले हैं। बस बताना यह है कि पिछले 10 साल में ऐसी यात्राएं निकाली गईं जिसके दौरान हिंसा हुई है। इन यात्राओं में एक भी बड़े नेताओं का बच्चा, चाहे विदेश में पढ़ता हो या यहां की घटिया यूनिवर्सिटी में पढ़ता हो, आपको नजर नहीं आएगा। कोई भी सांसद नजर नहीं आएगा। बात यह है कि बड़े नेताओं के बच्चे अमेरिका पढ़ने चले जाते हैं और साधारण घरों के बच्चे धर्म के नाम पर गुंडा बनाकर सड़क पर उतारे जा रहे हैं। एक तरह से यह पूरा मामला इन गरीब घरों के बच्चों को आउटसोर्स कर दिया गया है, ताकि कोर्ट कचहरी की राजनीतिक कीमत नेताओं को ना चुकानी पड़े, जेल ना जाना पड़े या इस्तीफा ना देना पड़े। यही खेल आपको समझना है। अभी समझ नहीं आएगा, 20 साल बाद आप समझेंगे, जब ठीक से सब बर्बाद हो जाएगा। दैनिक भास्कर के रवि श्रीवास्तव ने यूपी के कासगंज के चंदन गुप्ता पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। यह चंदन गुप्ता की मूर्ति है जो 5 साल से अनावरण का इंतजार कर रही है। पिता का कहना है कि किसी नेता को फुर्सत नहीं है कि अनावरण करे। उसकी मौत की बरसी पर हमें वहां दिया तक नहीं जलाने देते हैं। यह सब अखबार में लिखा है, वही पढ़ रहा हूं। बेटी को सरकारी नौकरी दी गई, 6 महीने बाद ही निकाल दिया गया। अब किसी को याद नहीं चंदन गुप्ता कौन था, किसके लिए मर गया। चंदन गुप्ता भी साधारण घर का लड़का नजर आता है। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, तब इसने मारे खुशी के भंडारा किया था। 26 जनवरी 2018 की सुबह कासगंज में विश्व हिंदू परिषद, एबीवीपी और हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता करीब 100 मोटरसाइकिलों पर तिरंगा और भगवा झंडा लेकर निकल पड़े। चंदन गुप्ता भी इसी भीड़ में था। प्रशासन ने इस यात्रा की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन वे जबरन छोटी गली वाले इलाकों में घुस गए। वहां पहले से गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम हो रहा था। तनातनी में माहौल बिगड़ गया। दोनों तरफ से पत्थर चलने लगे। एक गोली आई जो चंदन को लग गई और चंदन मर गया। 2 मुस्लिम युवक भी बुरी तरह घायल हो गए। इस घटना को लेकर कासगंज में 1 सप्ताह तक हिंसा चलती रही। इंटरनेट बंद रहा। पिता कहते हैं कि खुद 1984 से आरएसएस से जुड़े हैं। चंदन भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्य रहा है। मां का बयान है कि योगी जी के जनता दरबार में उन्हें अपमानित किया गया, वापस भेज दिया गया। चंदन के केस का ट्रायल शुरू हो चुका है। 2018 से 23 आ गया है। मां पिता को इंसाफ नहीं मिला। भास्कर की रिपोर्ट में पिता ने कहा है कि वे बीजेपी के समर्थक हैं और बेटे की हत्या के बाद भी पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को ही वोट दिया। अदनान खान ने हमारे लिए यह वीडियो जुटाया है। चंदन को न्याय मिलना चाहिए जो उसके साथ हुआ है। उसने अपना बलिदान दिया है इस देश की खातिर, इस तिरंगे की खातिर। उसको न्याय मिलना चाहिए, बस हमारी तो यही है। किस तरह से न्याय मिलना चाहिए? कि उसको शहीद का दर्जा दें। उसकी अधूरी प्रतिमा का अनावरण नहीं हुआ है अभी तक, उसका करें। जो बताएं, योगी जी के प्रभारी मंत्री जी ने घोषणाएं की, वो भी सब अधूरी पड़ी हुई हैं। नौकरी उसकी दी थी, लेकिन वो 5 महीने बाद वो पद ही खत्म कर दिया गया। लोग क्या आप कहेंगे इसको? तो नौकरी देनी चाहिए। तो आज 6 साल होने वाले हैं, कोई ना नौकरी दी है, ना ही चंदन को भी कोई न्याय मिल पाया है। चंदन चौक अधूरा पड़ा हुआ है। नगर पालिका वगैरह के अधिकारी, चेयरमैन वगैरह के पास जा, वो कहते हैं हम पर पैसा ही नहीं है। युवा स्वयं में समझदार है और युवाओं को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। गलत संगत में नहीं रहना चाहिए, गलत काम करने नहीं चाहिए। ये युवाओं से तो यही कहेंगे कि भाई सभी लोग अपने शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दो, शिक्षित बनो
और ये जो भी दुर्घटनाएं हो रही हैं उन दुर्घटनाओं से बचो। राजनीतिक दलों के लोग तो आप लोगों का फ़ायदा उठाएंगे आपसे। बस यही कहना चाहेंगे कि बच्चों से कि अपने पढ़ो लिखो और राष्ट्र की और समाज की सेवा करो। इन यात्राओं में जिस तरह से एक समुदाय को चुनौती दी जाती है, ललकारा जाता है, हिंसक नारे लगते हैं, समस्या उससे है। धार्मिक यात्राएं कभी बुरी नहीं थीं, बुरी बनाई जा रही हैं इन सब हरकतों और नारों से। ऐसे नारों के सहारे इन यात्राओं में युवाओं को घुसाकर उन्हें अपराध की दुनिया में धकेला जा रहा है। 2017-18 में कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाएं अचानक बढ़ गईं। किसी रहस्य की तरह उस दौर में ऐसी घटनाएं रोज होती थीं और गोदी मीडिया दिन रात इनका कवरेज करता था। चैनलों पर पत्थरबाज शब्द तभी से लोकप्रिय होने लगा। कश्मीर में पत्थरबाजी खत्म हो गई, लेकिन इस शब्द का इस्तेमाल अभी तक दूसरे इलाकों के लिए हो रहा है। 2018 में राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे, तब उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हुर्रियत के नेताओं की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वे अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, लेकिन दूसरों के बच्चों के हाथ में पत्थर थमा देते हैं। मेरी अपील है कि दूसरों के बच्चों के साथ वही बर्ताव करें जो अपने बच्चों के साथ करते हैं। यही बात आज हम इस वीडियो में कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन धर्म की रक्षा के काम में गरीब साधारण परिवारों के बच्चों को तलवार थमाकर भेज देते हैं। जून 2018 की खबरों की क्लिपिंग दिखा रहा हूं। राजनाथ सिंह ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि 10,000 युवाओं के खिलाफ FIR वापस ली गई है क्योंकि बच्चों से गलती हो जाती है। वे सिर्फ जम्मू कश्मीर के नहीं, भारत के बच्चे हैं। ये वो युवक थे जिन पर पहली बार पत्थरबाजी के केस हुए थे। राजनाथ सिंह ने कहा था कि ऐसा हम उनके भविष्य की खातिर कर रहे थे। उस वक्त गोदी मीडिया ने पत्थर चला रहे इन युवाओं को आतंकवादियों के समकक्ष खड़ा कर दिया था। जब राजनाथ सिंह ने कहा कि बच्चों से गलती हो जाती है, तब गोदी मीडिया चुप हो गया। उनके पीछे हमला करने नहीं गया कि आपने आतंकवादियों को बच्चा कैसे कह दिया और मुकदमा कैसे वापस ले लिया। गोदी मीडिया आपको इस बार भी नहीं बताएगा कि पत्थरबाजों से किस तरह हजारों की संख्या में केस वापस लिए गए। यही नहीं, सितंबर 2017 में राजनाथ सिंह ने यह भी कहा था कि 18 साल से कम के युवक पहली बार पत्थरबाजी के मामले में पकड़े जाते हैं, उन्हें लॉकअप में नहीं रिहैबिलिटेशन में भेजा जाए। 10,000 युवाओं के खिलाफ पत्थरबाजी के जो मुकदमे दर्ज हुए थे वापस ले लिए गए। तब के गृह मंत्री ने कहा था कि बच्चों से गलती हो जाती है। गोदी मीडिया आपको यह तथ्य नहीं बताएगा और ना उन लोगों को आतंकवादी कहेगा जो बंदूकें लेकर पुलिस की मौजूदगी में गोलियां चला रहे हैं। हरियाणा में पत्रकार सुशांत सिंह ने फॉरेन पॉलिसी पत्रिका में मणिपुर पर एक लेख लिखा है। पीटीआई की खबर का हवाला देते हुए उन्होंने लिखा है कि मणिपुर के राज्य शस्त्रागार से 4,500 हथियार लूटे गए हैं। हथियारबंद समूहों के पास 6 लाख गोलियां हैं। सुशांत सिंह सवाल उठा रहे हैं कि कश्मीर में भी इतने हथियार आतंकवादियों के पास नहीं हैं, मगर मीडिया इन बातों को रूटीन की तरह ले रहा है। सैकड़ों की संख्या में AK-47, मशीन गन, इंसास राइफल लूटे गए हैं। राज्य शस्त्रागार से इन हथियारों की लूट हुई है। इस तरह की घटना तो पहले कभी नहीं सुनी गई। इसके बाद भी वहां के मुख्यमंत्री से कोई सवाल नहीं है। देखिए, मणिपुर में जो अभी तक खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक करीब 4,500 से ज्यादा हथियार जो पुलिस की आर्मरीज हैं, जहां पर पुलिस के पास वो हथियार थे, वो वहां से बाहर लोगों के पास गए हैं। जो मॉब्स हैं, जो लोग इन हथियारों को लेकर घूम रहे हैं, जो मितेई ग्रुप हैं, 95% हथियार उनके पास है। इसमें से तकरीबन 3,000 हथियार जो हैं वो बहुत ही खतरनाक टाइप के हथियार हैं। उसमें लाइट मशीन गन्स हैं, उसमें मोर्टार्स हैं, उसमें इंसास राइफल हैं, उसके अंदर सेल्फ लोडिंग राइफल्स हैं, उसके अंदर AK-47 हैं और इसके साथ साथ तकरीबन 6 लाख राउंड्स ऑफ एम्यूनिशन कि जो गोलियां हैं जो इन हथियारों में जाती हैं, जो इन राइफल्स में जाती हैं, वो भी लोगों के पास बाहर हैं।
तो ऐसी स्थिति में इस जो वायलेंस वहां पर हो रहा है उसका कम होना बहुत मुश्किल है, जब इस तरह के हथियार और इस तरह का गोला बारूद, इस तरह का असला लोगों के पास मौजूद है। अगर आप इसको कश्मीर से कंपेयर करें तो कश्मीर के अंदर तो सिर्फ 300 हथियार हैं मिलिटेंट्स के पास, और उस 300 हथियारों के अंदर भी बहुत सारे लोगों के पास तो सिर्फ पिस्तौलें हैं, AK-47 वगैरह तो बहुत कम है। पर उन 300 हथियारों वाले मिलिटेंट्स के उग्रवादियों के लिए जिस तरह से भारत सरकार, जिस तरह से भारत का गोदी मीडिया, जिस तरह से भारत की जो सैन्य बल है उसका जिस तरह से प्रयोग होता है, उसके मुकाबले इन 4,500 हथियारों के लिए, लाइट मशीन गन, AK-47, SLRs के लिए, मोर्टार्स के लिए जिस तरह से सैन्य बल का उपयोग हो रहा है और जिस तरह से हमारी जो राष्ट्रीय राजनीतिक नेतृत्व है वो जिस तरह से इस पर एक्ट कर रहा है, उससे हमको क्लियरली मालूम पड़ता है कि क्या डिफरेंस है जब एक मुसलमान बहुल इलाके में जो कि कश्मीर है और एक दूसरे इलाके में जो कि मेतेई बहुल इलाका है मणिपुर का, उसमें वो किस तरह से बिहेव करते हैं। ये हमको साफ तौर पे दर्शाता है कि जो ये राजनीति है ये धर्म से जुड़ी हुई है, जो यहाँ पर केंद्र की राजनीति है, ये हमको साफ तौर पे दर्शाता है कि जो भारत का जो प्रभुत्व है, जो भारत की स्टेट की जो पावर होनी चाहिए, जो ताकत होनी चाहिए, वो इसलिए नहीं यूज हो रही है कि वायलेंस को कम किया जाए, हथियारों को वापस लिया जाए। 90 दिन के बाद भी वो हथियार मणिपुर में अभी भी बाहर है। आज भी मणिपुर के बिष्णुपुर से भयंकर गोलीबारी की खबर आई है। 17 लोगों के घायल होने की खबर है। फिर से इंफाल घाटी में कर्फ्यू लगा है, इस पर किसी का ध्यान नहीं। पत्थरबाजों को लेकर गोदी मीडिया चिल्ला रहा है क्योंकि इससे एंटी मुस्लिम ध्रुवीकरण होता है और वोट बैंक बनता है। पत्रकार हरतोष सिंह बल ने ट्वीट किया है कि अब इसे लेकर कोई विवाद ही नहीं है कि मैतेई को पुलिस का समर्थन प्राप्त था। इंडिया रिजर्व बटालियन के मुख्यालय से लूटे गए हथियारों की सूची से पता चलता है कि 139 सेल्फ लोडिंग राइफल, 22,970 गोलियां, 58 सब मशीन गन, 6,437 गोलियां, 28 इंसास लाइट मशीन गन और 30,690 गोलियां लूटी गई हैं। इतनी बड़ी संख्या में हथियार लूटे गए, मगर गोदी मीडिया को इस पर कुछ भी नहीं कहना नजर नहीं आ रहा। गोदी मीडिया हथियार लूटने वालों को लेकर क्यों नहीं हंगामा करता है, क्यों नहीं आतंकवादी करता है। हरियाणा में भी हथियार चलाने वालों के लिए आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल नहीं, मगर पत्थरबाजों के नाम से लगातार कवरेज हो रहा है और आपके मन में यही धारणा बिठाई जा रही है। यही हाल जयपुर मुंबई सुपरफास्ट में 4 लोगों को गोली मार देने वाले चेतन सिंह के बारे में दिखता है। तुरंत ही कहा जाने लगा कि मानसिक रोगी है, जबकि वह एक समुदाय के लोगों को चुनकर मारता है, खोज कर मारता है। रेलवे के अफसर ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि मानसिक रूप से बीमार नहीं है, मगर कोर्ट में यह बयान बदल दिया जाता है। चेतन सिंह को मानसिक रूप से बीमार बताया जाता है। 2 अगस्त शाम 7:15 बजे पीटीआई में रेलवे के प्रवक्ता का यही बयान छपा कि चेतन सिंह की समय समय पर मेडिकल जांच की गई है, उसमें कोई गंभीर एंजाइटी डिसऑर्डर नहीं पाया गया, यानी मानसिक रूप से वह बीमार नहीं था। अगर उसने व्यक्तिगत स्तर पर इलाज कराया होगा तो उसने नहीं बताया। रेलवे के अधिकारियों का इसी तरह का बयान अखबारों में भी छपा है। 2 घंटे बाद इस बयान को वापस ले लिया गया। जब पुलिस ने मुंबई के बोरीवली कोर्ट में चेतन सिंह को पेश किया तो बताया कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। यह बदलाव कैसे हो गया? यही नहीं, पुलिस ने कोर्ट के सामने उस वीडियो को पेश भी नहीं किया जिसमें हत्या के बाद चेतन सिंह सांप्रदायिक बातें कर रहा है। एफआईआर में भारतीय दंड संहिता की वे धाराएं गायब हैं जिनके तहत हेट क्राइम और सांप्रदायिक अपराध आते हैं। वायर के लिए सुकन्या शांता ने इस पर रिपोर्ट की है। आपको तय करना है कि आप इस राजनीति को कैसे देखते हैं। कोई भी शहर सुरक्षित नहीं है, कहीं भी यात्रा निकल सकती है, कहीं भी डीजे बज सकता है और कहीं भी हिंसा हो सकती है। हरियाणा की हिंसा से गरीब ही प्रभावित नजर आ रहे हैं। यूपी, बिहार और बंगाल से आकर यहां काम करने वाले लोग भागने के लिए मजबूर हुए हैं। कौन जानता है इसी बहाने भगाए जाने लगे हों। टाइम्स ऑफ इंडिया में हरियाणा पुलिस का बयान छपा है कि 2,500 मजदूरों को बस में बिठाकर घर भेजा गया। क्या धर्म की आड़ लेकर हिंसा का खेल इसलिए रचा गया होगा कि यहां से ये मजदूर भाग जाएं?
कई बार होता है। हिंसा के इस खेल से झुग्गियों में बसे लोगों को हटाया जाता है। सिनेमा में ऐसे कई सीन मिल जाएंगे। इस लाइन पर भी सोचना चाहिए कि वहां से लोग भाग जाएंगे तो वो जमीन किसके हाथ लगेगी। ये एंगल ना भी हो तो भी गरीब की ही रोजी रोटी छिन गई है। हमें नहीं मालूम कि बीजेपी के नेताओं के कितने बच्चे विदेश जाकर अच्छी पढ़ाई की तैयारी कर रहे होंगे और साधारण परिवारों के कितने बच्चे इन यात्राओं में जाने के नाम पर बंदूक चलाने और अपराधी बनने की ट्रेनिंग ले रहे होंगे। लेकिन आपको सब मालूम है, मगर आप चुप हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।